हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। दोस्तों, प्रीमिक्स यहाँ डेली न्यूज़पेपर थ्रू एमसीक्यू के अंदर आज हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद वहाँ पे इसको डिस्कस भी करेंगे और न्यूज़ के अंदर भी देखेंगे। बहुत सी चीज़ें आई हैं। दो टाइप के स्टूडेंट हैं, जैसा मैं हर क्लास के अंदर बताता हूँ कि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो कहते हैं कि भाई हमने क्वेश्चन पहले करना है ना, हमने पढ़ा हुआ है। दूसरे कहते हैं कि पहले टॉपिक समझाओ बाद में क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन आपको दिखेगा, जो पहले करना चाहते हैं वहाँ पे वीडियो स्टॉप करके आप कर सकते हो उसको। उसके बाद मैं डिस्कस करूँगा और आंसर बताऊँगा। ठीक है जी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको पढ़ूंगा नहीं, आप स्टॉप करके इसको देख लो। क्वेश्चन यहाँ पे जो टॉपिक है, एंटी लिंचिंग बिल पास्ड बाय 4 स्टेट हैंगिंग फायर। दोस्तों देखो, अब मॉब लिंचिंग के अंदर बहुत से केसेस आते हैं, भी पता नहीं चलता मर्डर किसने किया या क्या है ना। तो अब इसको डिफाइन भी कहीं नहीं किया गया मॉब लिंचिंग क्या है। तो बहुत सी स्टेट्स ने क्या किया, एंटी लिंचिंग बिल अपना पास कर दिया। उसके बाद हालांकि ये पेंडिंग है बहुत से व्यू के लिए, झारखंड, मणिपुर, राजस्थान, वेस्ट बंगाल। ठीक है, यहाँ पे मॉब लिंचिंग क्या है कि आप किसी के ऊपर रेस, रिलीजन, आपने देखा होगा बहुत से लोग आते हैं किसी को मार देते हैं ना। वो केस आप उसको मर्डर, अब किसने किया, क्या किया, वो चीज़ें बहुत ट्रेस करना मुश्किल है। तो रिसेंटली जो गवर्नमेंट ने ये बताया है कि लिंचिंग इज नॉट डिफाइंड एज अ क्राइम अंडर आईपीसी। ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या हुआ भाई, कोर्ट के अंदर मामले चले गए। भाई आप, कोर्ट ने बोला कि आप जो है इसको डिफाइन करो कि कौन से केस में। जैसे एनसीआरबी जो इसका डेटा निकाल रही थी कि लिंचिंग केसेस का, लेकिन क्योंकि डिफाइंड ही नहीं है तो उसके बाद इसको भी जो डेटा पब्लिश नहीं किया गया। उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करें, उसने भी यही बोला, ठीक है, कि भाई अपना पार्लियामेंट को बोला कि एक सेपरेट ऑफेंस के इसके अंदर बनाओ इसको। ठीक है, करंटली जो 302 आईपीसी के अंदर इसको हम वहाँ पे उसका यूज़ करते हैं, जो वहाँ पे मर्डर है 302 के अंदर, उसी कंटेक्स्ट के अंदर इनको सजा देने के लिए। तो हालांकि आपको जैसे मणिपुर है वो स्टिल एग्जामिन्ड बाय मिनिस्ट्री है, ठीक है, बिल। इसके अलावा वेस्ट बंगाल है, हैज़ नॉट बीन रिसीव्ड, जो गवर्नमेंट ने ये बोला वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट से। देन राजस्थान है, ठीक है, उसके बाद झारखंड है, यहाँ पे बिल गवर्नर के असेंट की वेट कर रहा है। खैर यहाँ पे आपको स्टेट प्री के लिए तो जरूरी नहीं है। हाँ, प्री के अंदर ऐसा अगर क्वेश्चन है कि कौन सी स्टेट ने रिसेंटली ये बिल पास की, वो आपको नाम याद कर लेने, वैसे उसके चांसेस लेकिन कम है क्वेश्चन आने के, टू बी ऑनेस्ट। लेकिन हाँ, मेंस के अंदर आपको कोट करना है, क्योंकि वहाँ पे आप एक आधा वहाँ पे थोड़ा सा लाइन वगैरह आप यहाँ से कोट कर सकते हो, बहुत ज़्यादा यहाँ पे करने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज पर आईपीसी मॉब लिंचिंग इज अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द एक्ट्स ऑफ टारगेट वायलेंस बाय अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल। लिंचिंग इंसिडेंट कैन बी डेल्ट विद अंडर सेक्शन 300 and 302 आईपीसी। मॉब लिंचिंग इज वायलेशन ऑफ ह्यूमन डिग्निटी, आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3 ऑल ऑफ द लॉ। ठीक है, तो सिंपल है क्वेश्चन, अब यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो पहला अगर देखते हैं आईपीसी मॉब लिंचिंग, उसने तो डिफाइन ही नहीं किया है, कहीं पे डिफाइन ही नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या मॉब लिंचिंग है ना। तो ये स्टेटमेंट तो अपनी वैसे ही गलत होगी, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। नो, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। आर्टिकल 14, 15 भी इसके अंदर आप ऐड कर सकते हो। ठीक है जी, ओके। सो 2, 3 इज द राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन है, अगर आप स्टॉप करके पहले करना चाहते हो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो हम इस टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं। द हिंदू के अंदर आर्टिकल आया जी, एक्सपोर्ट राइज 25%। ठीक है, इन जैन। खैर यहाँ पे हमें कितने परसेंट क्या हुआ, पहले कितना था, वैल्यू तो आपको नहीं जाननी, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो एक्सपोर्ट जो ब्लू के अंदर है ना, यहाँ पे एक्सपोर्ट बड़ा है हमारा। ठीक है जी, जैन 21, जैन 22। ठीक है दोस्तों, ये उसके कंपैरिजन में बताया। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो अपना जो एक्सपोर्ट है वो भी बढ़ा है, इंपोर्ट भी हमें इंक्रीज देखने को मिलता है, लेकिन इंपोर्ट उतनी तेजी से नहीं इंक्रीज हुआ। उन्होंने बोला कि गोल्ड जो है, गोल्ड इंपोर्ट जो है वो थोड़ा सा कम हुआ है, जिसकी वजह से जो मेजर आपको पता है जंग है। तो यहाँ पे गोल्ड जो है उसका थोड़ा सा, अगर आप बोलोगे कोविड की वजह से थर्ड वेव है, उसका भी रीज़न दिया गया जिसकी वजह से हमारा ये बढ़ा है। ठीक है जी, तो गोल्ड इंपोर्ट थोड़ा सा कम हुआ है। ओके, तो ट्रेड डेफिसिट क्या होता है दोस्तों, बैलेंस है, डिफरेंस है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच में, है ना। तो अगर मान लीजिए नेगेटिव है, इट मीन्स कि जैसे मान लीजिए एक्सपोर्ट जो है वो आपका कम है एज कंपेयर टू इंपोर्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो अगर आप इंपोर्ट ज़्यादा है तो इसको बोलते हैं ट्रेड डेफिसिट। ठीक है, अगर आपका मैं बोलूँ कि एक्सपोर्ट जो है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू इंपोर्ट, तो उसको बोलते हैं ट्रेड सरप्लस। ठीक है जी। सो नेगेटिव मीन्स टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स इंपोर्टेड बाय कंट्री इज मोर, मतलब कि यहाँ पे इंपोर्ट आपका ज़्यादा हो रहा है। सो दिस वन इज नेगेटिव, है ना। तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो वही चीज़ है, फॉर्मूला ही है, इसके अंदर कुछ और भी दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। Consider the following statements. The trade balance of a country shows the difference between what it earns from export and what it pays for the import.
पहली स्टेटमेंट। सेकेंड, द ट्रेड डेफिसिट इन गुड्स शोज अ फॉल ऑफ डिमांड इन इकोनॉमी। थर्ड, द ट्रेड डेफिसिट ऑलवेज मीन्स अ डिमांड इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी इज नॉट बीइंग मेट बाय डोमेस्टिक प्रोड्यूसर। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको सॉल्व कीजिए। तो यहां पे पहली स्टेटमेंट है द ट्रेड बैलेंस ऑफ द कंट्री शोज द डिफरेंस, तो पहली स्टेटमेंट ठीक है। द ट्रेड डेफिसिट ऑफ द इन अ गुड्स शोज दैट फॉल इन डिमांड इन इकोनॉमी। थर्ड है द ट्रेड डेफिसिट ऑलवेज मीन, ठीक है, नॉट ऑलवेज। सो दिस स्टेटमेंट इज अगेन इनकरेक्ट। सो 1 इज करेक्ट। ठीक है, यहां पे क्या होगा, फॉल नहीं राइज होगा। ठीक है, क्योंकि ट्रेड डेफिसिट क्या है, जब आपका इंपोर्ट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एक्सपोर्ट, है ना, तब ट्रेड डेफिसिट होता है। तो ट्रेड डेफिसिट का मतलब क्या है कि आपका इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि यहां पे जो डिमांड है उस प्रोडक्ट की वो इंक्रीज हो चुकी है। ठीक है, ओके। तो थर्ड स्टेटमेंट देखिए, ट्रेड डेफिसिट ऑलवेज मीन्स, देखो ट्रेड डेफिसिट क्यों होता है, इसके दो कारण हो सकते हैं। मतलब ट्रेड डेफिसिट, आप इंपोर्ट ज्यादा क्यों कर रहे हो। एक तो ये हो सकता है डिमांड इन डोमेस्टिक इकोनॉमी इज नॉट बीइंग मेट बाय, कि जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर हैं वो इतना प्रोडक्ट ही नहीं बना पा रहे, तो हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। दूसरा कारण हो सकता है कि लैक ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस है ना। जैसे मान लीजिए आपका कोई प्रोडक्ट, जैसे सोलर की बात करते हैं हम, सोलर सेल से पैनल वगैरह बहुत से हम बाहर से उसके सेल हैं वो इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि जो अपने जो बन रहे हैं यहाँ पे उनकी कॉस्ट हाई है और उतनी उनकी जो एफिशिएंसी भी नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर कन्वर्ट करने के लिए, इसीलिए वहाँ पे कॉम्पिटिटिवनेस इतनी नहीं है। जब कॉम्पिटिटिवनेस होती है प्रोडक्ट भी अच्छा बनता है, लोअर कॉस्ट होती है। ठीक है, अगर डोमेस्टिक के अंदर इतनी कॉम्पिटिटिवनेस नहीं है तो प्राइस भी हाई होगा और मे बी हो सकता है कि वो प्रोडक्ट भी इतनी अच्छी क्वालिटी का ना हो। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको ध्यान रखना है, जहां पे ऑलवेज है तो ये स्टेटमेंट अपनी गलत है। थर्ड देखिए, इंडिया स्लैम्स कम्युनल माइंडसेट ऑफ ओआईसी ओवर रिमार्क ऑफ हिजब्रो। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे क्या हुआ कि रिसेंटली हमने हिजब के बारे में पढ़ा कि भाई कुछ लड़कियां थी कर्नाटका के अंदर, उनको इसको पहनने के लिए मना कर दिया गया। उन्होंने बोला यूनिफॉर्म, पब्लिक ऑर्डर का बात वहाँ पे हुई। अब जो रिसेंट केस चल रहा है, जब ये केस पूरा मैच्योर हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा, उसके बाद एक बार फिर इसको कवर करेंगे। अब यहाँ पे जो ओआईसी है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, इसने बोला है कि जो इंडिया को है ना, इसने यूएन एंड ह्यूमन राइट काउंसिल को बोला है कि भाई इंडिया को के अंदर ये केस हुआ है और मुस्लिम जो कम्युनिटी है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिया को एफर्ट करना चाहिए। तो इंडिया ने बोला कि भाई ये तो तुम जो कम्युनल माइंडसेट से तुम जा रहे हो, ऐसा कोई इंडिया के अंदर है नहीं। यहाँ पे ओआईसी की बारे में बात करें दोस्तों, यहाँ पे रबत जो किंगडम ऑफ मोरक्को है, यहाँ पे इसकी जो स्थापना होती है समिट के थ्रू। ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल, ये आपने याद रखना है वर्ड इंटर गवर्नमेंटल। अब यूपीएससी बोल जाते हैं नॉन गवर्नमेंटल, है ना, तो वो आपको ध्यान रखना है, इंटर गवर्नमेंटल है नॉन, जो भी आप बॉडी पढ़ते हो, ये मुस्लिम जो कम्युनिटी है उसकी जो सेफ गार्ड के लिए बनाई गई कलेक्टिव वॉइस है मुस्लिम वर्ल्ड की। ठीक है दोस्तों, हेडक्वार्टर है जेदा, सऊदी अरेबिया। अगर हम यहाँ पे मेंबर देखें तो ये रीजन है जो इसकी मेंबर है, 57 मेंबर है। यहाँ पे अगर इंडिया कंटेक्स्ट के अंदर देखें तो इंडिया तो मेंबर नहीं है ना, तो यहाँ पे लेकिन बांग्लादेश इसका मेंबर है। इधर देखो पाकिस्तान मेंबर है, अफगानिस्तान मेंबर है। देखो दोस्तों, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब हम पढ़ते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर्स हैं, अगर मान लीजिए इंडिया के अंदर कुछ ऐसी स्टेट्स हैं, कंट्रीज हैं जो साउथ एशिया के अंदर जो उसकी मेंबर हैं, जो इंडिया के साथ बाउंड्री वगैरह टच करती है, वो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। क्वेश्चन देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ मेंबर ऑफ ओआईसी? इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश। 1 2 3 2 3 4 2 4 1 3 4। अगेन वेरी सिंपल, इंडिया इज नॉट अ मेंबर। ठीक है, पहला आप निकाल दो तो यहाँ पे अपना एक निकल गया। अब देखो मेंबर तो इसके इतने, अब क्या हर एक ऑर्गेनाइजेशन के हमें इतना याद रखने हैं? नहीं। एक तो आपको उसके ज़्यादातर मेंबर याद रखने हैं, जैसे जिसका इंडिया भी मेंबर है। दूसरा, वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन जो न्यूज़ में है, अब इनके मेंबर इतने तो याद नहीं कर सकते, तो आपको क्या एरिया देख लेना कि हाँ इस एरिया के अंदर कुछ इसके मेंबर हैं। ठीक है, यहाँ पे कंटेक्स्ट ये देखना है कि यहाँ पे साउथ एशिया के अंदर कौन कौन से इसके मेंबर है, तो वो आपको थोड़ा सा देखना है, क्योंकि इंडिया के साथ जो बाउंड्री वगैरह टच करती है, जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, फोर्थ क्वेश्चन है उनके लिए जो पहले सॉल्व करना चाहते हैं, बाकियों के लिए ये क्वेश्चन यहाँ पे टॉपिक है। क्राउड फंडिंग पोर्टल अवेट्स CSR पुश। ओके दोस्तों, रेयर डिजीज जो बहुत ही कम लोगों को होती है ना, अगर आप देखोगे सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सी ऐसी डिजीज होती हैं जो रेयर डिजीज के लिए लोगों से पैसा लिया जाता है। मतलब आपसे बोला जाता है कि आप वॉलंटरी यहाँ पे आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो, ताकि उसका जो करोड़ों के अंदर खर्चा होता है वो अचीव किया जाए। अगर आप देखोगे सोनू सूद से लेके बहुत से लोग यहाँ पे इसके ऊपर इसको प्रमोट भी करते हैं, है ना। अब यहाँ पे जो रेयर डिजीज़ है, ठीक है,
अब रेयर डिजीज को गवर्नमेंट ने पहले, इंडिया के अंदर तो कोई इसकी खैर डेफिनेशन इतनी है नहीं, आईसीएम बोलता है कि 1 in 2500 अगर उसको होती है उसको हम रेयर डिजीज क्लासीफाई करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब यहां पे बात करता हूं मैं आपसे कि जो गवर्नमेंट ने जब रेयर डिजीज पॉलिसी लेके आई, गवर्नमेंट ने बोला क्राउड फंडिंग से काम चलेगा। क्राउड फंडिंग मतलब जो लोग वॉलंटरी जहां पे आप कंट्रीब्यूट करते हो, लेकिन इसके अंदर कोई इतना पैसा हमारे पास आया नहीं। उसके बाद यहाँ पे हमने क्या किया कि इसके लिए एक अलग से पोर्टल भी बनाया और इसके अंदर क्राउड फंडिंग की बात हुई, लेकिन इतना पैसा इकट्ठा नहीं हुआ क्योंकि इसकी भाई जो इलाज है वो बहुत महंगा है। तो गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी लेके आई उसके अंदर सभी जो कैटेगरी है ग्रुप बना दिया अलग अलग डिजीज़ के, सभी के लिए तो गवर्नमेंट पैसा दे नहीं रही, तो बाकी पैसा कहाँ से आएगा। तो इसके लिए अभी रिसेंटली फिर क्या हुआ कि जब हर्षवर्धन जब थे हेल्थ मिनिस्टर, उन्होंने मीटिंग की और उन्होंने क्राउड फंडिंग की बात की, लेकिन बहुत सी कंपनीज वगैरह हैं PSU, उन्होंने ये बोला कि आप ऐसा करो, जो फंडिंग है, जो CSR है ना, जो कंपनी पैसा देती है ना, वो भी पैसा CSR काउंट करो तो यहाँ पे इसके अंदर आ जाएगा। लेकिन उसके बाद उनको वहाँ से हटा दिया गया और उसके अंदर कोई नेट रिजल्ट नहीं आया। अब ये तो हुई बैकग्राउंड जो मैंने आपके सारे बताई। हुआ रिसेंटली यहाँ पे क्या है कि रोहित तिवारी, वो इसको गौचर डिजीज़, यहाँ पे फैट अकमुलेशन हो जाती है, वो रेयर डिजीज़ थी उनको और उनकी रिसेंटली डेथ हो गई। अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने जब पॉलिसी लेके आई उसके अंदर कुछ इंस्टीट्यूट को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना दिया, जिसके अंदर मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज भी है। अब यहाँ पे बोला गया इनकी डेथ होगी क्योंकि पैसा भी नहीं है इतना, है ना। पैसा क्यों नहीं है मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस कर दिया। अब यहाँ पे जब पैसा नहीं है, लेकिन अगर हम देखें गवर्नमेंट ने बोला कि हम जो नेशनल जो पॉलिसी ऑफ रेयर डिजीज है उसके अंदर ये बोला कि हम इसका पोर्टल पूरा मेंटेन रखेंगे, कितने लोगों को हुआ है, क्या उनका स्टेटस है, लेकिन वहाँ पे भी अभी भी उसका नाम रजिस्टर्ड है। तो यहाँ पे हम देखेंगे ना तो वहाँ पे अपडेशन हो रही है और ना यहाँ पे पैसा मिल रहा है। ठीक है जी, ओके। क्राउड फंडिंग का मैंने आपको बता दिया सारा, तो यहाँ पे देखोगे 72,000 के अराउंड यहाँ पे है। इसके अलावा जो पैसा डोनेट करते हैं वो इनकम टैक्स के अंदर बेनिफिट भी उसका नहीं मिल रहा, तो अगर ये मिलेगा थोड़ा हो सकता है लोग इनकम टैक्स बचाने के लिए थोड़ा बहुत कर दें। कोर्ट ने बार बार यहीं पे टाइम टू टाइम यही बोला है गवर्नमेंट को कि आप इनका इलाज करो, आप पैसा जुटाओ, कुछ ना कुछ वे आप ढूंढो, है ना। तो यही बोला है कोर्ट ने वेरियस यहाँ पे ऑब्जर्वेशन के अंदर। एज ए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया डॉक्टर हर्षवर्धन वाला केस कि यहाँ पे बोला गया कि उसको CSR के लिए, लेकिन उसके बाद कुछ अपडेट नहीं हुआ। अब पॉलिसी के बारे में पढ़ लेते हैं। रेयर डिजीज, ठीक है दोस्तों। अब रेयर डिजीज के अंदर क्या है कि इंडिया के अंदर ICMR की मैंने आपको डेफिनेशन बता दी, उसके अलावा यहाँ पे कुछ हमारे खास देखने को मिलता नहीं है। अगर हम WHO की बात करें तो वो बोलता है 1 और लेस देन 1 पर 1000 पीपल, ठीक है, उसको हम रेयर डिजीज बोलेंगे, बहुत ही कम लोगों के अंदर। इंडिया ने ICMR में ऑलरेडी बता दिया आपको 1 in 2500, ठीक है, ICMR ये बोलती है। हालांकि अलग अलग डेफिनेशंस हैं, तो अलग अलग कंट्रीज को अलग अलग डेफिनेशन के हिसाब से रखती है, इसीलिए अलग अलग कंट्री के अंदर जो इसको रेयर डिजीज कौन सी बीमारी को रखना है ये भी जो वेरी करता है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ग्रुप 1 है, 1 टाइम क्यूरेटिव ट्रीटमेंट, जैसे हीमोफीलिया, थैलेसीमिया वगैरह ये सारे इसके अंदर आते हैं। मतलब 1 टाइम आप क्यूरेटिव ट्रीटमेंट ग्रुप 1 के अंदर डिजीज आएगी जिनको एक टाइम चाहिए। दूसरा है लॉन्ग टर्म जिसको ट्रीटमेंट चाहिए, वो ग्रुप 2 के अंदर आएगी। तीसरा है ग्रुप 3 जिसके अंदर वेरी हाई कॉस्ट एंड लाइफ लॉन्ग थेरेपी। तो रेयर डिजीज क्या है जिसकी मैंने आपको एग्जांपल दी, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, ठीक है। लेकिन ये इनकी लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन इंडिया के पास एग्जैक्ट जो लिस्ट है 400-450 बताते हैं बार बार कि इतनी रेयर डिजीज है, लेकिन उसकी लिस्ट हमें प्रॉपर हमें मिलती नहीं है। तो ग्रुप 1 के अंदर जो 1 टाइम क्यूरेटिव ट्रीटमेंट होगी, ग्रुप 2 के अंदर वो डिजीज होंगी जिनकी लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट है, ग्रुप 3 के अंदर जिनकी कॉस्ट बहुत हाई है और लाइफ लॉन्ग थेरेपी होती है। तो गवर्नमेंट ने बोला हम पैसा किसके अंदर देंगे, गवर्नमेंट ने बोला ग्रुप 1 डिजीज जो है उसको सपोर्ट अप टू 20 लाख देंगे, पहले 15 लाख बोला था, अंडर राष्ट्रीय आरोग्य निधि के अंदर। ठीक है, अब किसको इंक्लूजन ऑफ बेनिफिट मिलेगा, नॉट लिमिटेड टू BPL, जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है ना, PMJ, उसके अंदर जो भी लिस्ट होगी उन सभी को मिलेगा, जो क्योंकि हॉस्पिटल का इंश्योरेंस वगैरह भी सारा उनको मिल रहा है। इसके अलावा हम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाएंगे, मौलाना आजाद जिसकी मैंने एग्जांपल दे दी, उसको 1 टाइम 5 करोड़ रुपया दिया जाएगा। वॉलंटरी क्राउड फंडिंग की ट्रीटमेंट इसके अंदर बोला, वो भी हमने डिस्कस कर दी। नेशनल रजिस्ट्री होगी, वो भी हमने देख लिया, अभी एडुकेट डेटा हमारा अपडेट नहीं हो रहा। ठीक है, स्क्रीनिंग, अर्ली स्क्रीनिंग एंड प्रिवेंशन थ्रू प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ, क्योंकि देखो अगर अर्ली स्क्रीनिंग हुआ पैसा भी कम लगेगा। इसके लिए निदान केंद्र बनाए गए जो उम्मीद इनिशिएटिव है, जो न्यू बॉर्न बेबीज की जो जेनेटिक डिजीज है उनको क्योर करने के लिए बनाए गए, वहां पे इसका होगा।
ठीक है। अब यहाँ पे चैलेंजेस क्या है, अब इसकी पैथोफिजियोलॉजी नहीं पता, अगर आप लैब के अंदर इनकी स्टडी नहीं है इतनी, क्यों? क्योंकि भाई हमारे पास इनका इतना ज़्यादा जो डिजीज़ बहुत कम लोगों के अंदर होती है, हमारे पास इतना डेटा ही नहीं है। मेडिसिन भी इतनी नहीं है, इसलिए इनको ऑर्फन डिजीज़ भी बोला जाता है, ऑर्फन डिजीज़, क्योंकि फार्मास्यूटिकल कंपनी ने इनको अपनाया नहीं है डिजीज़ को। कहने का मतलब वो इनके ऊपर रिसर्च ही नहीं कर रही, क्यों करें भाई? वो इतना पैसा लगा दें, अब वो ये होती बहुत कम लोगों को है, तो उसकी वजह से उनको लगता है कि भाई हमें इतना मुनाफा भी नहीं होगा, लॉन्ग टर्म चलेगी नहीं, ठीक है। तो इसीलिए इनको ऑर्फन डिजीज भी बोला जाता है। कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट बहुत है, ये मैंने ऑलरेडी बोल दिया। ये एक एस्टिमेट है जो आप मेंस के अंदर कोड कर सकते हो। चाइल्ड वेइंग 10 kg का बच्चा जो है, एनुअल कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ सम रेयर डिजीज वेरी फ्रॉम 10 लाख टू मोर देन 1 करोड़ पर ईयर। तो इतना पैसा कहाँ से आएगा, ठीक है। इसके अलावा ग्रुप 1 ओनली फॉर फ्यू, ठीक है, ग्रुप 1 के अंदर गवर्नमेंट पैसा देगी। ग्रुप 2 इन्होंने स्टेट को बोल दिया आप देख लो उसके अंदर पैसा वगैरह देना, पैसा इतना ज़्यादा लगता है, कहाँ से दे। ग्रुप 3 के अंदर कुछ भी बात ही नहीं की, तो यहाँ पे हमें जो फंडिंग है वो प्रॉपर गवर्नमेंट दे नहीं रही। तो अब बात करते हैं जो राष्ट्रीय आरोग्य निधि है, एज ए सोसाइटी रजिस्टर्ड है, ठीक है, फाइनेंशियल असिस्टेंट देती है पेशेंट को, और बहुत से जो वेरियस डिजीज के अंदर, जैसे पेस मेकर, स्टंट वगैरह डाल दिए, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, ऐसी डिजीज के लिए जो लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है उसके लिए पैसा दिया जाता है, मेडिकल ट्रीटमेंट दी जाती है सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर। ओके, अब CSR की बात आ गई, इसको ही पढ़ लेते हैं। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर ये उन्होंने नॉर्म्स सेट किए कि भाई अब बहुत सी कंपनी है जिनकी जो नेटवर्थ है 500 करोड़, टर्नओवर ₹1000 करोड़ एंड नेट प्रॉफिट है ना, सब निकाल के 5 करोड़ अगर है, तो उनको अपना 2% एवरेज प्रॉफिट का देना होगा फॉर प्रीवियस 3 ईयर, ये काउंट किया जाएगा CSR, ठीक है। इस एक्टिविटी के अंदर हर साल इतना देना होगा। अब जो भी कंपनी इसके अंदर फिट हुई हैं तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया भी रखा गया है, भाई आपने कहाँ कहाँ पे सेट करना है, ठीक है। अब होता क्या था कि भाई CSR तो आ गया, तो वहाँ पे प्रॉपर पता ही नहीं चलता था कहाँ कहाँ पे कंट्री ने खर्चा है, एजुकेशन के ऊपर खर्चा है या हेल्थ के ऊपर कहाँ पे खर्चा है। तो इन्होंने बोला कि आपको इसके लिए कुछ कमेटी वगैरह बनानी पड़ेगी जो अपडेट करे इस सब को। कमेटी बना दी, ठीक है, कमेटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, CSR पॉलिसी, ठीक है, ये बनाएगा जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है ऑन रिकमेंडेशन ऑफ कमेटी। बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, डिस्क्लोज करेगा जो भी उनकी कंपोजिशन है CSR कमेटी की, और जो भी कंप्लायंसेस है उनके बारे में बात करेगा, ठीक है। अगर आपने नहीं स्पेंड किया तो प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड के अंदर चला जाएगा। अगर कोई वर्किंग ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है जो चल रहा है उसके अंदर स्पेंड नहीं किया तो अनस्पेंट कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी काउंट के अंदर चला जाएगा, जो इसको 3 साल के अंदर खर्चना होगा, ठीक है दोस्तों। एक्टिविटीज कवर्ड है, ठीक है, एजुकेशन है, एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, हंगर पॉवर्टी के ऊपर कर सकते हो, जेंडर इक्विटी, वुमेन एम्पावरमेंट, HIV एड्स, मलेरिया, अदर डिजीज, सोशल बिजनेस प्रोजेक्ट, कंट्रीब्यूशन टू रिलीफ फंड एंड अदर सच स्टेट एंड सेंट्रल फंड। तो यहाँ पे इसको कवर किए गए। तो हमने रिसेंटली इसको पढ़ा भी था, जो जब यहाँ पे PM केयर्स पढ़ा था कि एज ए CSR आप काउंट कर सकते हो। अब मान लीजिए कोई कंपनी है वो अपने एम्प्लॉय को देना चाहती है, जैसे उन्होंने बोला कि वैक्सीन हम अपने एम्प्लॉय को लगाएंगे, वो भी CSR के अंदर गवर्नमेंट ने वहाँ पे मना कर दिया था। इसके अलावा पॉलिटिकल फंडिंग अगर आप कर रहे हो वो भी यहाँ पे इसके अलाउड नहीं है, ठीक है। 2021 के अंदर कुछ चेंजेस की, इम्पैक्ट असेसमेंट फॉर बिग CSR प्रोजेक्ट वो मैंडेटरी कर दिया कि क्या आपने पैसा खर्चा उसका क्या इम्पैक्ट हुआ वो असेसमेंट करनी है। ऑल CSR प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ को डिस्क्लोज करना है, ये भी मैंडेटरी कर दिया गया, ठीक है। नाउ अलाउड टू बी कैरिड थ्रू चैरिटेबल ट्रस्ट। आप चैरिटेबल ट्रस्ट बना सकते हो, अगर आपको लगता है भाई हम इतना खर्चा कहाँ पे करें ये सब हमें पता नहीं चलता, आप चैरिटेबल ट्रस्ट बनाओ। नया फॉर्म एक सेटअप कर दिया, उसके अंदर आपने मैंडेटरी रजिस्टर करवाना है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कंटेक्स्ट टू रेयर डिजीज। अकॉर्डिंग टू ICMR, अ डिजीज और डिसऑर्डर इज डिफाइंड रेयर इन इंडिया इफ इट अफेक्ट fewer than 1 in 2 lakh people. The term orphan disease is often used for these as less than 5% of rare disease have treatment therapies available. As per National Policy for Rare Disease 2021, government provide 100% financial support for rare disease treatment. 1 and 2 to 1 and 3 all. जिन्होंने ये सारा पढ़ लिया उनके लिए ये बहुत ही आसान क्वेश्चन अब बन गया। तो यहाँ पे आंसर क्या है, 2 ओनली। पहला तो आपको बता दिया 2500 है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। देन थर्ड है 100% तो दे नहीं रहा, ग्रुप 1 के लिए दे रहा है कुछ पैसे, ग्रुप 2 स्टेट के लिए, और बाद में क्राउड फंडिंग के ऊपर डिपेंडेंट है। ओके
फिफ्थ क्वेश्चन है उनके लिए जो पहले सॉल्व करना चाहते हैं, अदरवाइज यहाँ पे देखिए, इंडिया टू मेक डिजिटल मैप्स ऑफ ऑल विलेजेस। यहाँ पे गवर्नमेंट ने बोला है डिजिटल मैप बनाएंगे 6 लाख विलेजेस के एंड पैन इंडिया 3D मैप। गवर्नमेंट ने आपको पता है स्वामित्व स्कीम जो सेटअप की थी मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, यहाँ पे क्या है कि जो लैंड रिकॉर्ड वगैरह है आपको वो सारा डिजिटलाइज करके, है ना, वो उसका पूरा लिंक लोकेशन बेस्ड लिंक करके, ठीक है, जो लैंड राइट्स लोगों को दिए गए, मतलब कि आप लोन लेना चाहते हो तो वो सारा कुछ वहाँ पे आपको इजीली लोन मिल जाएगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें अपडेट करने के लिए गवर्नमेंट ने स्वामित्व स्कीम लेके आए। उसके बाद गवर्नमेंट जियो स्पेशियल डेटा इसके ऊपर गाइडलाइंस लेके, जियो स्पेशियल जैसे आपका स्विगी है वो क्या कर रहा है ना, वो पूरी मूवमेंट करता है, तो वो जियो स्पेशियल डेटा यूज करता है। जियो स्पेशियल डेटा के अंदर जो डेटा लिंक करते हैं हम ऑब्जेक्ट के साथ, चाहे वो मूविंग कार, चाहे वो एक बिल्डिंग हो, उसके अलावा टाइम ऑफ लोकेशन, ये सारी उसके उसके अंदर चीज़ें होती हैं। उसके एट्रीब्यूट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब बिल्डिंग है कितनी स्टोरी बिल्डिंग है ना, ये सारे वो सारा जियो स्पेशियल डेटा के अंदर आता है। इंडिया के अंदर पहले दोस्तों गाइडलाइंस थी, उसके अंदर ये बोला गया कि जो गवर्नमेंट की ऑलमोस्ट नियर मोनोपोली थी, मतलब कि गवर्नमेंट रन एजेंसीज जो थी वही उस डेटा को यूज कर पाती थी। मान लीजिए अगर कोई प्राइवेट कंपनी ने यूज करना है तो उसके लिए क्या प्रोविजन थी, उसके लिए ये था कि आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। सो कहने का मतलब मोनोपोली टाइप था। रिसेंटली गवर्नमेंट ने लिबरलाइज किया, उन्हें बोला ओपन एक्सेस है जियो स्पेशियल डेटा का ऑल इंडियन एंटिटीज, ये याद रखना है। और ये भी बोला गया कि इंडियन जो डेटा है वो इंडिया के अंदर ही स्टोर रहेगा, ठीक है। नो लॉन्गर टू सब्जेक्ट रिस्ट्रिक्शन, ना आपको लाइसेंस वगैरह रिक्वायरमेंट की यहाँ पे इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे इसको लिबरलाइज किया गया। स्वामित्व स्कीम ऑलरेडी मैंने बता दिया है, नेशनल पंचायती राज डे के ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देगा, ये इंडिया रूरल को डेफिनेटली ड्रोन या कॉर्स से, ठीक है, नेटवर्क से ये सारी मैपिंग की जाएगी। रिकॉर्ड ऑफ जो राइट्स हैं, ठीक है, वो प्रोवाइड किया जाएगा विलेज हाउस होल्ड को, नेचुरली उनको लोन लेना बहुत ईजी हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज पर रीसेंट गाइडलाइंस अ प्राइवेट कंपनीज रिक्वायर अप्रूवल फ्रॉम द डिफरेंट डिपार्टमेंट फॉर कलेक्शन ऑफ जियोस्पेशियल डेटा। स्वामित्व स्कीम एम्स टू प्रोवाइड रिकॉर्ड ऑफ राइट्स to a village household owners possessing houses in inhabited rural areas and villages. One only, two only, both one and two, none of the above. Easy है, very easy. Second is correct. ये तो पुरानी गाइडलाइंस है, रिसेंट गाइडलाइन तो है नहीं, उसके अंदर लिबरलाइज किया गया है। ओके, नेक्स्ट है एनसीबी सीक्स आइडियाज टू स्टॉप ड्रग डील्स ऑन डार्कनेट। इसके साथ दो आर्टिकल द हिंदू के अंदर आए। एक ये है फेंसिडाइल। फेंसिडाइल बेसिकली कफ सिरप है, ठीक है, तो ये नारकोटिक्स के अंदर आता है। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि यूपीएससी पूछेगा, रिसेंटली फेंसिडाइल न्यूज़ के अंदर था, क्या ये अगर मैं बोलूँ कोई इंसेक्टिसाइड है ना, पेस्टिसाइड है, कुछ क्या है ना, ऐसे ऑप्शन आते हैं, ऐसा टाइप ऑफ क्वेश्चन आता है, तो ये आप याद रखना नारकोटिक्स है, ठीक है दोस्तों, ड्रग है बेसिकली। तो अब बात करते हैं डार्कनेट के ऊपर। रिसेंटली बहुत से जो 3 ग्रुप हैं जो एनसीबी ने वो बस्ट किए हैं, जो ड्रग पेडलर के दोस्तों। अब यहाँ पे इसके साथ साथ एनसीबी ने ऑर्गेनाइज किया डार्केथॉन, ठीक है, यहाँ पे नए सोल्यूशन कि हम ड्रग ट्रैफिकिंग कैसे कम किया जाए, ये आप प्रोवाइड कर सकते हो। इसके लिए प्राइज मनी भी लिखी गई है, फर्स्ट विनर को इतना, सेकंड को इतना, थर्ड पैसे के चक्कर में हमने नहीं पढ़ना। जो UNODC की जो वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट है वो बोलती है 94% जो सेल है वो डार्कनेट के थ्रू होती है। डार्कनेट क्या है भाई, देखते हैं दोस्तों। जो आप और हम करते हैं, जो आप नॉर्मली गूगल के ऊपर जाके वेबसाइट विजिट करते हो, वो सारा आता है सर्फेस वेब के अंदर, ओपन है सभी के लिए सर्चेबल है। जो आपके ईमेल अकाउंट्स हैं, सोशल मीडिया साइट्स हैं, जहाँ पे आप पासवर्ड वगैरह प्रॉपर, जिसके अंदर URL वगैरह चाहिए, बैंकिंग डेटा है ना, ये सारा वो आता है डीप वेब के अंदर, ठीक है। तो आपको URL वगैरह डाल के वहाँ पे आपको, ये भी सीधा सभी के लिए विजिबल नहीं है। इसके भी नीचे आता है डार्क वेब। डार्क वेब के अंदर क्या होता है कि आपको प्रॉपर सॉफ्टवेयर चाहिए, जैसे टॉर वगैरह। इसके अंदर सॉफ्टवेयर होगा, उसके थ्रू बहुत से जो ड्रग पेडलर है वो एक दूसरे से बात करते हैं और ये विजिबल नहीं होता। इवन जो आपकी कई बार क्या होता है, कुछ बैंक्स जो है आपस में बात करने के लिए डार्क वेब के एक्सेस यूज करती है, ताकि वो इन्फॉर्मेशन कहीं लीक वगैरह ना हो जाए, बहुत ज़्यादा प्राइवेट रहे। इनको ट्रेस करने के लिए भी बहुत सी इंटेलिजेंस एजेंसी जो डार्क वेब का यूज करती है। तो बेसिकली डार्क वेब है, ठीक है। तो ये है तीनों की जो कैटेगराइजेशन। डार्क वेब को डार्क नेट भी बोल देते हैं, ठीक है दोस्तों। ओके,
तो यहाँ पे ये बोला गया कि इसके थ्रू बहुत ज़्यादा ड्रग जो है वो अपनी होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए बात इसके अंदर क्वेश्चन करते हैं, आपको इजीली समझाएगा। एनसीबी के ऊपर बात करते हैं। एनडीपीएस एक्ट, अभी रिसेंटली स्टूडेंट ने किसी ने बोला था सर एनडीपीएस एक्ट के अंदर जो आपने अमेंडमेंट वगैरह वो कहाँ पे आपने करवाई है, तो मैं एक और 2 दिन के अंदर मैं आपको डेट बता दूंगा। एक पहले भी करवाई थी, अभी एक रिसेंटली करवाई है। अगर किसी स्टूडेंट को पता है कौन सी डेट को करवाया था तो काइंडली आप लिंक इसके कमेंट बॉक्स के अंदर रख देना, अदरवाइज मुझे सर्च करना पड़ेगा। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, और ये ड्रग के कंट्रोल अभी इसको करती है। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द सरफेस वेब इज दैट पोर्शन विच कैन बी एक्सेस्ड बाय ऑर्डिनरी इंटरनेट यूजर, है ना। सेकंड है द कंटेंट ऑफ पर्सनल डाटाबेस लाइक ईमेल अकाउंट्स, सोशल मीडिया अकाउंट्स आर पार्ट ऑफ सरफेस वेब। थर्ड है इन ऑर्डर टू एक्सेस डार्क वेब द स्पेसिफिक ब्राउजर सॉफ्टवेयर आर नीडेड। द आंसर इज 1 and 3। सेकंड नहीं, यहाँ पे डीप वेब का पार्ट है, मैंने आपको ऑलरेडी, अगर आप यहाँ पे जाओगे मैंने यहाँ पे इसका पार्ट बताया था, ठीक है, जो आपको डायरेक्टली सर्च नहीं होता। सो दिस इज ऑल। तो दोस्तों आई होप कि आपने कुछ कंसेप्ट है जो प्री के हिसाब से किए होंगे, बाकी भी धीरे धीरे हम चलते रहेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच।